नमस्कार दोस्तों, भवानंद फ्री लर्निंग पर आपका स्वागत है और मैं हूं व्योमकेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है और हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में 7वीं शताब्दी के कवि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानने के पीछे कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक साक्ष्य नहीं था। शिव सिंह सेंगर के पास उन्होंने एक जनश्रुति के आधार पर, जनश्रुति का मतलब सुनी सुनाई बात जो लोगों में चली आ रही थी, उसके आधार पर इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था और इसका समय 7वीं शताब्दी निर्धारित किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि कहा और उनका समय 713 ईस्वी निर्धारित किया। तो शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रमुख नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्य को पुष्पदंत से जोड़ दिया। कहीं कहीं इनका नाम पुष्यदंत भी आता है और पुष्य को पुष्पदंत से जोड़कर द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, इनका समय नवीं शताब्दी है। ठीक है, तो यह 3 बातें महत्वपूर्ण हैं पुष्य या पुंड के बारे में। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए इस बात को अस्वीकार कर दिया गया कि ये हिंदी के पहले कवि हैं। तो निष्कर्ष क्या है, पुष्पदंत को कब, किस शताब्दी का कवि माना जाए? तो उसका जो सर्वमान्य उत्तर है वो 10वीं शताब्दी है, 972 ईस्वी। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया है और चूंकि पूछा गया है तो यह सारा कोर एरिया बन जाता है जहां कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, अगले प्रमुख आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी, 783 ईस्वी। अब स्वयंभू आ गए कोर एरिया केंद्र में, तो स्वयंभू के बारे में कितने प्रश्न बन सकते हैं? तो यह प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो उसका उत्तर भी स्वयंभू होगा। अच्छा, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, यह भी प्रश्न बन जाता है। इनकी रचना कौन सी है, पौमचर्यू है या एक महाकाव्य है? और राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यू की रचना की थी स्वयंभू ने। अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैसे ही वाल्मीकि नाम आए आप राम कथा को रिलेट करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था भगवान राम के चरित्र को आधार बनाकर, तो इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, कि उन्होंने भी राम कथा के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर पौमचर्यू नाम से एक ग्रंथ लिखा था। अब आप यहीं पर यह भी पढ़ लीजिए कि हिंदी का भवभूति या अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो वह पुष्पदंत को कहा जाता है। आपने पहले अभी पढ़ा कि पुष्य को पुष्पदंत से जोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? महापुराण, जय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू, यह भी महत्वपूर्ण है। महापुराण बार बार परीक्षाओं में आया है, तो आप यह भी ध्यान रखिए कि यह 3 महत्वपूर्ण रचनाएं पुष्पदंत की हैं। अगर कभी पुष्पदंत पर प्रश्न बनता है तो इन 3 रचनाओं पर भी बन सकता है। ये रचनाएं क्या हैं, इनमें इसकी विषय वस्तु क्या है, ये जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। अब आप सभी लोगों ने पुरानी हिंदी का नाम सुना होगा। पुरानी हिंदी नाम सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रयोग किया था। इन्होंने भी प्रथम कवि को लेकर अपना मत दिया और राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो प्रथम कवि एक कोर एरिया है। किसको किसको माना गया? पुष्य या पुंड को, ठीक है, स्वयंभू को, राजा मुंज को। लेकिन सर्वमान्य अवधारणा क्या है हिंदी साहित्य में? कि सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो उत्तर सरहपा होगा। लेकिन अगर नाम लेकर पूछे कि किसने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य को माना, किसने स्वयंभू को माना, किसने राजा मुंज को माना, तो उस पर हम पीछे बात कर चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना और सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य के केंद्र में लाने का काम राहुल सांकृत्यायन ने ही किया। उनकी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी काव्यधारा, इस पर बात हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। और सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी निर्धारित किया, अर्थात 8वीं शताब्दी। ठीक है,
तो अब सरहपा के ऊपर कितने प्रश्न बन सकते हैं वह भी आप यहां जान लीजिए। सिद्धों में सबसे पुराने कवि, सिद्धों का प्रथम कवि कौन था, सबसे पुराना कवि कौन था। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय हर जगह पूछा गया है। तो जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि कितने तरीके से सरहपा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सरहपा के अन्य नाम भी हैं, राहुल भद्र और सरोज व्रज। ये सरोज व्रज कहीं कहीं सरोरुह व्रज के नाम से भी आता है, तो वह भी आप ध्यान रखिएगा। अब सिद्ध साहित्य क्या है, सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, तो उसके बारे में भी बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि सिद्ध साहित्य क्या है। हालांकि हम अलग से आदिकाल पर जब बात करेंगे तो विस्तार में सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में यहां समझ लेते हैं। तो हीनयान और महायान, इससे आप वाकिफ होंगे। इसके बाद हीनयान और महायान का जो दौर था वह धीरे धीरे जब समाप्त होने लगा तो बौद्ध धर्म में तंत्र और मंत्र की साधना, ठीक है, जिस कर्मकांड के विरोध में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था, उन्हीं चीजों पर बौद्ध धर्म फंसता चला गया। वज्रयान एक ऐसी ही साधना थी और सरहपा वज्रयान के प्रवर्तक थे। वज्रयान को सहजयान भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वज्रयान के प्रवर्तक कौन थे या सहजयान के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे, सरहपा थे। या यह भी प्रश्न बन सकता है कि वज्रयान और सहजयान का संबंध किस धर्म से है, किस साहित्य से है। तो बौद्ध धर्म से है, सिद्ध साहित्य से है, ठीक है। और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, बंगाल और बिहार में यह अधिक लोकप्रिय था। तो भारत के किस क्षेत्र में थे सिद्ध कवि, ज्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में थे। और सिद्धों की साधना पंचमकार, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पंचमकार का संबंध किस साहित्य से है। तो सिद्ध साहित्य से है। पंचमकार में आप लोग पढ़े होंगे, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मांस, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए, वह भी एक अलग विषय है। दोहा कोश और चर्या पद, यह सरहपा की रचना है। चर्या का मतलब है कि किसी अनुष्ठान के समय, खासकर धार्मिक अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत। आप लोग सुने होंगे ना, दिनचर्या, दिनचर्या, तो ये चर्या वहीं से आया है। और ये गीत, चर्या पद को चर्या गीत भी कहा जाता है। तो दोहा कोश और चर्या पद, यह दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह भी एक लोकप्रिय हिट टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सरहपा ने की सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। संधा भाषा का मतलब है कि जो उनकी अनुभूतियां हैं, जो उनकी साधनाएं हैं सिद्धों की, उसको उन्होंने एक प्रतीक भाषा में अभिव्यक्त किया, कूट शब्दों का प्रयोग किया, जिसे समझने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता था, क्योंकि सिद्धों की जो अंतः साधनात्मक अनुभूतियां थीं, जो साधना के क्षणों में वो अपनी बातें रखते थे, अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे जिस भाषा में, उस भाषा को संधा भाषा कहा गया। और संधा भाषा के ऊपर भी हिंदी साहित्य की आलोचना में बहुत लिखा गया है। अलग अलग मत हैं, कुछ लोग इसे संध्या भाषा भी कहते हैं। संधा भाषा पर भी हम जब आदिकाल पर बात करेंगे तब इसे पढ़ेंगे। अब देखिए, दोहा कोश का संपादन। दोहा कोश कोई ऐसी रचना नहीं है जिसे सरहपा ने लिखा हो, वह एक संपादित ग्रंथ है। आप जब उसको देखेंगे दोहा कोश को, तो राहुल सांकृत्यायन ने उसका संपादन किया है। सरहपा की रचनाओं का संकलन किया, संपादन किया और उसे प्रकाशित करने का काम किया, उसमें अपनी टिप्पणियां दी। तो राहुल सांकृत्यायन दोहा कोश के संपादक है। अच्छा, हिंदी में दोहा साहित्य का विकास भी सरहपा से जोड़कर देखा जाता है। आप लोग रामचरितमानस तुलसीदास का पढ़ते होंगे, उसमें दोहा पढ़ते होंगे, तो वह जो दोहा है उसकी परंपरा सरहपा की रचनाओं से ही जुड़ती है, ठीक है। अच्छा, यह भी एक प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में आता है। आप लोग जब इन प्रश्नों को देखते हैं तो सोचिए कि यह प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं, वर्ण रत्नाकर ही क्यों पूछा जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है, तो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वर्ण रत्नाकर में ही 84 सिद्धों का नाम मिलता है। तो जब सिद्ध साहित्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ठीक है। तो सोचिए, सिद्ध साहित्य कहाँ 8वीं शताब्दी में सरहपा और 14वीं शताब्दी में जाकर सारे सिद्धों का नाम मिला। तो यह एक महत्वपूर्ण काम है। मैथिली भाषा में यह ग्रंथ है, तो मैथिली भाषा भी ध्यान रखिए कि वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली है। चलिए, क्यों माना जाता है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि? यह प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया हिंदी का प्रथम कवि कौन है, आप बताएंगे सरहपा है। तो
क्यों सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं? क्यों है? क्योंकि सरहपा की भाषा में आरंभिक हिंदी प्रयुक्त हुई है और चेतना की दृष्टि से भी सरहपा का काव्य भक्ति काल का बीजांकुर माना जाता है। बीजांकुर का मतलब कि भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं उनका बीज सरहपा की रचनाओं में दिखता है। तो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से भक्ति काल की परंपरा सरहपा से जाकर जुड़ जाती है। चलिए, अब सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ, यह भी इस पर हम बात करेंगे नाथ साहित्य के संदर्भ में। तो नाथ साहित्य की प्रेरणा से ही आगे चलकर भक्तिकालीन संत साहित्य का आविर्भाव हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर विस्तार से लिखा है। नाथ साहित्य जब हम पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को विस्तार से कवर करेंगे। अब कबीर पर नाथ पंथ के हठ योग का प्रभाव सरहपा की परंपरा से ही जोड़कर देखा जाता है, ये वही वाली बात है। और उलट बांसी कविताएं, यह भी आप पढ़ते होंगे कबीर के संदर्भ में, तो उलट बांसी कविताओं का स्रोत भी सरहपा की रचनाएं ही हैं। तो सरहपा देखिए कितनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हिंदी के प्रथम कवि हैं। चलिए, सरहपा की भाषा हमने पढ़ा हिंदी के अधिक निकट है। सरहपा की भावधारा सिद्धों और नाथों से होते हुए कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है और सरहपा की रचनाएं मुक्तक के रूप में मिलती हैं। और हिंदी काव्य धारा में सरहपा की रचनाओं का संग्रह राहुल सांकृत्यायन ने किया। चलिए, जो विद्वान सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानते हैं उनका क्या मत है? उनका मत यह है कि सरहपा की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है और सरहपा के समय से आगे 11वीं शताब्दी तक, आप लोग पढ़े होंगे 1050 संवत से आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं और इसे आप ईस्वी में पढ़ेंगे तो 993 ईस्वी। ठीक है, तो ये 11वीं शताब्दी तक सरहपा के समय से आगे हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती है। इसी आधार पर कुछ आलोचक कहते हैं कि सरहपा को हिंदी का कवि नहीं मानना चाहिए। चलिए, अब गणपति चंद्र गुप्त हैं अगले प्रमुख आलोचक। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें इन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना और शालिभद्र सूरि की जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी। तो अगर परीक्षाओं में भरतेश्वर बाहुबली रास या शालिभद्र सूरि पर प्रश्न बनता है तो इसीलिए बनता है क्योंकि इन्हें भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। यह ऐसे ही नहीं पूछ लिया जा रहा है परीक्षाओं में, उसका एक कारण है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने वज्रसेन सूरि की रचना भरतेश्वर बाहुबली धीर रास, यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली रास है, यहाँ पर धीर शब्द जुड़ गया है। तो वज्रसेन सूरि का नाम आते ही धीर शब्द को ध्यान रखिए, भरतेश्वर बाहुबली धीर रास, इसे हिंदी की पहली रचना माना है। किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। और वज्रसेन सूरि शालिभद्र सूरि के गुरु थे। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य का आरंभ, विभिन्न मत। अब देखिए हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, परंतु आचार्य शुक्ल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के साहित्य को सांप्रदायिक कह देते हैं और हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 अर्थात 993 ईस्वी से मान लेते हैं, जिसका खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और कहा कि अगर वे रचनाएं सांप्रदायिक हैं तो हमें पूरे भक्तिकाल को साहित्य से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर भी हम अलग से बात करेंगे भक्तिकाल के संदर्भ में। और द्विवेदी जी ने क्या कारण माना 10वीं शताब्दी से? भाषिक परिवर्तन, कि हिंदी की जो आरंभिक प्रवृत्तियां थी वो ठीक ठीक दिखने लगती हैं इस समय से, इसीलिए द्विवेदी जी ने कहा कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाए। अब कुछ विद्वान हैं जैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। क्यों माना? उनका यह मानना है कि अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी का दौर यहीं से शुरू होता है। अगला नाम है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर नामोर सिंह का। इन्होंने 14वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने पर जोर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उनका यह कहना है कि भाषिक संक्रमण का दौर समाप्त हो चुका था 14वीं शताब्दी में, इसीलिए हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाए। चलिए, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि आधुनिक हिंदी के प्रारंभिक लक्षणों की शुरुआत 10वीं शताब्दी के आसपास से मानी जाती है,
10वीं शताब्दी की प्रारंभिक अवस्था में आधुनिक हिंदी के शुरुआती लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। और क्या निष्कर्ष है? प्रथम कवि सरापा है, ये 8वीं शताब्दी के हैं, इनका समय 769 ईस्वी है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में कभी हिंदी की प्रथम रचना ग्रंथ के रूप में अगर पूछ ली जाए तो देवसेन का श्रावकाचार, इसे भी आप ध्यान रखिए। और अगर प्रथम महाकवि पूछ लिया जाए, सरापा प्रथम कवि हैं, परंतु प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो जो प्रथम महाकाव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु, इन दोनों ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। धन्यवाद। तो हमने आज बात की हिंदी साहित्य का आरंभ और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी साहित्य का आरंभ विषय पर क्विक रिवीजन कैसे किया जाए चीजों को समझते हुए। तो चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।